नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी सोच को सारगर्भित बनाया जा सके ताकि आप जिस भी परीक्षा के लिए अपीयर हो रहे हैं उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम आपको मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करके देते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम इस प्रकार एनालाइज करें कि आप भी उस स्किल को सीख सकें, जो कि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे, आज का टॉपिक है जीएम मस्टर्ड, राई। ठीक है, मस्टर्ड माने राई। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि GEAC, ठीक है, ये किसी प्रीलिम्स में आ सकता है, किसी भी परीक्षा के प्रीलिम्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर। ठीक है, तो इसने अप्रूवल दिया है इसके सीड प्रोडक्शन के लिए, जीएम मस्टर्ड के सीड प्रोडक्शन के लिए एंड फील्ड टेस्टिंग के लिए। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो हो सकता है उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अधिकार होता है कि उसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अलाउ करता है कि नहीं। जीएम मस्टर्ड की अभी फील्ड टेस्टिंग शुरू होगी, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाएगा और यदि पाया गया कि रिजल्ट्स माने, जो अभी हम चर्चा भी करेंगे कि रिजल्ट्स में किस किस मुद्दों पे प्रकाश डाला जाता है, चर्चा की जाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। किंतु अगर रिजल्ट्स एनकरेजिंग लगे, ऐसा लगा कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अलाउ भी कर सकती है। लेकिन जो जीएम मस्टर्ड है या जो भी जीएम क्रॉप्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम का अर्थ हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जो है एकेडमिक फील्ड को, साइंटिस्ट को, या जो भी सोशली एक्टिव ग्रुप्स हैं, चाहे एनजीओज हो गए, चाहे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, ये इनको दो खेमों में बांट देती है। जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब की बात, न्यूक्लियर इसकी बात हो गई, एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन की जो बात होती है, देखिए दो खेमे आपको दिखाई पड़ेंगे और दोनों खेमे बहुत अच्छा तर्क प्रस्तुत करते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं। एक खेमा बोलता है नहीं होना चाहिए, दूसरा खेमा बोलता है नहीं होना चाहिए। तो जीएम क्रॉप्स के साथ भी ऐसे ही है। तो इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जीएम क्रॉप्स बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों ने शायद बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जीन एडिटिंग होती है। जीन एडिटिंग, इसके द्वारा कोई यूजफुल जीन किसी एक स्पेशीज से किसी दूसरे स्पेशीज में डाल दिया जाता है। अभी ऐसा भी हो रहा है कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि ह्यूमन, हमारे जो जीन है वो सुअरों में डाल दिए जा रहे हैं, पिग्स में, सो दैट ऐसे ऑर्गन्स विकसित हो जिसका ट्रांसप्लांट ह्यूमंस में किया जा सके। फील्ड टेस्टिंग इसकी भी चल रही है कि भाई हमारे जीन्स उनमें डाले जाएं, फिर जो उनके ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो हो सकता है कि हमारे अंदर ट्रांसप्लांट किए जा सकें। तो अभी ये फील्ड टेस्टिंग चली। तो ऐसे ही इसमें भी, क्रॉप्स में भी होता है, फसलों में भी होता है कि भाई कोई यूजफुल जीन किसी और में पाया जाता है, किसी और प्राणी में या किसी और फसल में पाया जाता है, तो उसे दूसरे इसमें आप डाल दीजिए। तो उससे होता है क्या है, देखिए जीएम क्रॉप्स की जो बेनिफिट्स बताए जाते हैं इसमें, देखिए साइंटिफिक कम्युनिटी तो कहती है कि जीएम क्रॉप्स होने चाहिए, इट इज़ नीड ऑफ द टाइम। बट जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनका जो एक बड़ा खेमा है वो चाहता है कि नहीं होने चाहिए। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। हमने जैसे कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है भाई हम एनालाइज करके दें चीज़ों को, फिर आपको डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन या जिस पक्ष का आपको पलड़ा भारी लगता है उस पक्ष के अनुसार आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। तो जीएम क्रॉप्स का हम बहुत इसके साइंस में जाएंगे नहीं। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत साइंस में नहीं जाएंगे।
एक मोटा मोटा हमने समझ लिया जीएम क्रॉप्स क्या है, उसके बेनिफिट्स पे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो यील्ड बढ़ती है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सेकंड जो हो गया उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल उसकी अच्छी हो सकती है। एक क्रॉप है गोल्डन राइस, इसमें विटामिन बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे भाई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर ऐसी जगहों पे आप ऐसे गोल्डन राइस का उत्पादन बढ़ाते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की जो समस्या उसे आप दूर कर सकते हैं। यील्ड में भी कहा जाता है कि 30 to 35% तक यील्ड बढ़ जाता है। फिर यूज़ ऑफ जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स, ये कम हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका फ़ायदा है। अब भाई इसको लाने का जो मुख्य उद्देश्य है, साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसा क्यों कहती है कि अब दिस इज़ द नीड फॉर द आर वाई इट इज़ बीइंग सेड, बिकॉज देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फूड सिक्योरिटी तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। फूड सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। भाई आपके पास बंगला गाड़ी ना हो चलेगा, लेकिन फूड सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए। गरीबों के पास अगर खाने को नहीं रहेगा तो वो अपने आप में ही गलत बात है। इट इज़ अ मॉरली वेरी रॉन्ग थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन फोमेंट सोशल क्राइसिस, वायलेंस होगा, सामाजिक असंतोष फैलेगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण यील्ड जो है वो कम होती जा रही है। दुनिया भर की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, फ्लड आ रहा है कहीं पे ड्राउट आ रहा है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। पंजाब में आप देख लीजिए, पानी नीचे इतना चला गया है और सॉइल भी इतना एल्कलाइन हो गया है ड्यू टू इंक्रीज्ड इरिगेशन कि अब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन के समय प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी वो कम होती जा रही है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ ही में प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि भाई आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए। और जीएम क्रॉप्स जैसे कि मैंने बताया यील्ड को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी गोल को अचीव करने के लिए एक प्रमुख साधन हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि बेसिकली देखिए एक साइंटिफिक और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ जाता है जीएम क्रॉप्स में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है तो उसके कारण यील्ड पे भी प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ उसमें ऐसे भी जीन्स होते हैं जो ऐसे प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जिसके कारण उनकी जो कीड़े लगते हैं फसलों में वो मर जाते हैं। या हर्बिसाइड्स जो वीड्स होते हैं, माने ऐसी वनस्पतियाँ जो कॉम्पीट करती हैं न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए आपकी फसल से, उनको मार देते हैं। उसको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ऐसी वनस्पतियाँ देखिए आप कभी खेत में गए होंगे तो आपको दिखा भी होगा, छोटी छोटी वनस्पतियाँ रहती हैं, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, एंड दे कम्पीट फॉर दी वाटर, फॉर दी वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स हैव बीन अप्लाइड टू दी मेन क्रॉप, तो उनको मार देते हैं। तो इसका जो उत्पादन बढ़ा 1990 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। यूएस में ये शुरू हुआ तेज़ी से बढ़ना 1990s के बाद, और जो ये बड़ा मुद्दा बना, जैसे मैंने बताया कि 2 खेमों में बांट दिया इसने दुनिया को, ये 1990 के बाद बनना शुरू हुआ जब यूएस से शिपमेंट जाना शुरू हुआ यूरोप में। और यूरोप में उस समय लेबलिंग रूल्स नहीं थे। यूरोप में लेबलिंग रूल्स माने जैसे देखिए आप खाना माने कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें देखिए ग्रीन कलर का साइन बना होता है, रेड कलर का साइन बना रहता है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई देती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, प्रोटीन कितना है। तो लेबलिंग रूल्स इतने माने एवॉल्व्ड नहीं थे यूरोप में, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये जीएम क्रॉप है कि जीएम क्रॉप नहीं है। लेकिन जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये जीएम क्रॉप है और उसके क्या पोटेंशियल डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो वहाँ पे इस मुद्दे पे बहुत विरोध हुआ। और वहाँ पे जो सुपरमार्केट्स थे वहाँ के, जैसे आप इंडिया में देख लीजिए भाई, रिलायंस स्टोर्स हो गया, ये सब जैसे सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पे सुपरमार्केट्स ने इसको हटाना शुरू किया, जो भी जीएम फूड था उसको हटाना शुरू किया, ठीक है।
उसके बाद फिर मोन्सेंटो के बारे में भी एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे आवश्यक है। मोन्सेंटो माने इट वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जीएम क्रॉप्स। इसका यही कहना था भाई कि यील्ड बढ़ता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इन सब का यूज़ कम होता है, तो ये न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर करेगा ही, साथ ही में छोटे किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए भी लाभदायक है। लेकिन फिर उसके बाद इसने एक ऐसा सीड लाया था, टर्मिनेटर सीड, जो एक बार यूज़ करने के बाद, माने आपने एक बार इसे अपने खेत में यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम ये सीड काम नहीं करेगा। माने भाई होता क्या है, फसल आई, उससे भी हमारे ट्रेडिशनल फार्मर्स क्या करते हैं, फसल में से ही जो बीज उनको मिलता है उसे सेव करके रखते हैं, उसको नेक्स्ट साइकिल में यूज़ करते हैं। लेकिन टर्मिनेटर सीड से जो फसल पैदा होने वाली थी, उससे जो सीड होते थे उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस पर भी बहुत विरोध हुआ, कहा गया कि ये बायोस्लेवरी है, कि भाई किसान को बार बार वही सीड खरीदना पड़ेगा, एक बार यूज़ किया ख़त्म, फिर से खरीदो, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बायोस्लेवरी, कॉर्पोरेट ग्रीड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो बहुत इस पे मैंने विवाद हुआ, और अभी भी आप जाएंगे ना तो देखिए इस पे आगे हम चर्चा करेंगे ही। यूरोप में, जापान में जीएम क्रॉप्स नहीं चलते हैं, वहाँ भी जीएम फूड इज़ नॉट अलाउड। तो इस पे देखिए डिबेट क्या है, डिबेट अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है। जब जीएम मस्टर्ड आया तो इंडियन गवर्नमेंट या जो भी उसके पक्ष में लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू चल रहा है, तो देखिए कहना इनका क्या कहना है कि भाई इरिगेशन फैसिलिटी तो बढ़ी है, इरिगेशन फैसिलिटी हैज इंक्रीज्ड, बट प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, प्रोडक्टिविटी हमें मिल नहीं रही है। एडिबल ऑयल जो है ये भाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है। मस्टर्ड क्या होता है, मस्टर्ड से राई का तेल बनता है, और मस्टर्ड ही सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल है इंडिया में। एडिबल ऑयल इज इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स, फूड आइटम। अब इसका हम बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 60% हम इंपोर्ट करते हैं, तो इससे हमारा भाई एक तो फूड सिक्योरिटी पे भी एक इशू आ सकता है। बीच में आप लोगों ने सुना ही होगा कि मलेशिया ने कुछ इशू हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम के किसी विवाद पे उसने तेल के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था भारत के लिए। तो हम पामोलिन, पाम ऑयल भी बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो ये फूड सिक्योरिटी पे एक बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी बात, आपका फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है, ठीक है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, तो तमाम तरह के ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले, आई थिंक 7-8 महीने पहले बेतहाशा वृद्धि हो रही थी कीमतों में। एडिबल ऑयल्स में आई थिंक जो राई का तेल भी था वो 200-250 रुपये लीटर मिल रहा था। तो ये भाई एक बड़ा इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का बड़ा कारण बन सकता है ये, राइट। और तेल एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड इलास्टिक होती है। कहने का अर्थ ये है कि उसकी कीमत कितनी भी बढ़ती जाए लोग लेंगे, भाई तेल तो एसेंशियल फूड प्रोडक्ट है ना, यू कैन नॉट स्टॉप कंज्यूमिंग ऑयल। तो ये बड़ा एक इशू है। उसके बाद कुछ और भी गवर्नमेंट ने बताया है, कुछ और भी चीज़ें कही हैं। वो ये कह रहा है भाई कि जो जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 3 जीन्स यूज़ किए गए हैं इस क्रॉप को बनाने के लिए, उसके नाम आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, बार है, बार्नीज है, और एक कोई है मुझे भी नहीं पता है। तो ये जो जीन्स हैं ये फूड चेन में कई वर्षों से हैं, अलग अलग देशों में जहाँ पे भी भाई जीएम क्रॉप्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये फूड चेन में कभी से हैं और कोई उसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। जीएम क्रॉप्स के अगेंस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो अन्य हमारे जीव जंतु हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है, उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, हनी बी के ऊपर आ सकता है। देखिए होता क्या है कि हनी बी क्या करती है, फूलों से इन्हीं चीज़ों से नेक्टर लेती है, इन्हीं चीज़ों से नेक्टर लेती है, और
ये माना जा रहा है, माने जो इसके विरोध में वो क्या कहते हैं कि जो ये जीन्स हैं, ये जीन्स हनी बी में भी जा सकते हैं, जबकि जो जीएम के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल साइंटिफिकली, ऐसा स्पेशियस बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशियस बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकते। लेकिन जो उसके अपोनेंट है वो कहते हैं ऐसा हो सकता है, और समझ लीजिए क्रॉस करते हैं, ये जीन्स जो है क्रॉस करते हैं हनी बी में। अब हनी बी तो कई, वो सिर्फ जीएम क्रॉप्स पे तो जाके नेक्टर लेगी नहीं, वो किसी भी फूल पे जाएगी, किसी भी फसल पे जाएगी, और हो सकता है ये जीन्स उन फसलों में भी ट्रांसप्लांट हो जाए विदाउट, मैंने जो भाई आप साइंटिफिकली यदि किसी में जीन ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप उसको इंश्योर करते हैं कि उसके एडवर्स इम्पैक्ट ना आए, कम से कम आए। लेकिन अगर अपने आप हो गए तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है, बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है ये। बाकी आपकी जो फसलें रहेंगी, मान लीजिए कि जीन, ये जो जीन्स वाले जो जीएम मस्टर्ड की जो ये जीन्स हैं, ये हनी बी ने सक किए, मैंने क्रॉस हो गए और वो राइस में चले गए, वीट में चले गए, और इनकी फसलें अगर डैमेज हो गई तो इट्स अ बिग इशू, और आपको पता भी नहीं है। इनका क्या कहना है, इनका एक मुख्य जो आर्ग्यूमेंट है जो इसके अपोनेंट है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आप यूज़ कीजिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जब आपके पास साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है, एडिक्वेट डेटा नहीं है, यू डोंट हैव एडिक्वेट डेटा, यू डोंट हैव साइंटिफिक कंसेंसस, तो उस चीज़ को आप तब तक मत लेके आइए जब तक कि आपके पास एडिक्वेट डेटा ना हो, साइंटिफिक कंसेंसस उस चीज़ पे ना बन जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ऐसा हो सकता है कि आज से 30-40 साल बाद या 3-4 जनरेशन के बाद इतना उसका एडवर्स इम्पैक्ट आए कि आप उसकी कल्पना ना कर सके और आप उसको रिवर्स भी ना कर सके, बिकॉज यू आर मॉडिफाइंग समथिंग which is natural and you don't know what kind of consequences it can bring। आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए जब तक कि एडिक्वेट डेटा ना आ जाए, लंबा आपका टेस्टिंग ना हो जाए, कॉन्सेंसस ना बन जाए, तब तक आप ऐसी चीज़ों को एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस मत कीजिए जो कि इर्रिवर्सिबल है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है। तो ये कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे आप काम कीजिए। फिर इसके सपोर्ट में देखिए, गुजरात में जो प्रॉस्पेरिटी आई है उसका जो इसके सपोर्ट में वो क्या कहते हैं, उसका एक मुख्य कारण है बीटी कॉटन, जो 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके कारण कॉटन की जो प्रोडक्शन है कॉटन का इंडिया में बहुत बढ़ा है। हम लोग मैंने एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं कॉटन, इस समय कॉटन ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है। तो जो वहाँ पे गुजरात में इसका मुख्य उत्पादन गुजरात में होता है कॉटन में, आपने पढ़ा ही होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो वहाँ के फार्मर्स की जो प्रॉस्पेरिटी का एक मुख्य कारण है बीटी कॉटन है। फिर ये लोग कहते हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो इंडिया एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें एक बड़ा हिस्सा जीएम ऑयल्स हैं। जीएम कैनोला हो गया, माने जीएम कैनोला है, जीएम सोयाबीन है, ये ऑयल हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट वी आर नॉट कंज्यूमिंग जीएम फूड, वी आर कंज्यूमिंग, ठीक है, बस हम यहाँ पे नहीं उगा रहे हैं, हम बाहर से जीएम क्रॉप्स लेके आ रहे हैं, माने जीएम ऑयल लेके आ रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट हैविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जीएम जो फूड है ये गायों को भी दिया जा रहा है, पोल्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है, और उनके द्वारा हमारे फूड चेन में भी आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई एडवर्स उसका आप कहिए तो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी तो हमने मुख्यतः सुन लिया कि इसके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इसके जो अपोनेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, विशेषकर जो जीएम मस्टर्ड अभी जो बहुत न्यूज़ में है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये इर्रिवर्सिबल है, इट इज़ समथिंग विच इज़ इर्रिवर्सिबल। हो सकता है ये इन्वेसिव स्पीशीज़ को न्योता दें। इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होते हैं भाई, जो आपके क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं स्पीशीज़, चाहे वो वनस्पतियाँ हो जाए, चाहे
प्राणी हो जाएं, जीव जंतु जो भी हो जाएं, वो आपके क्षेत्र में नहीं पाए जाते, लेकिन किसी कारणवश वो आ जाएं आपके क्षेत्र में। तो जैसे मैंने बताया भाई, हनी बी द्वारा हो सकता है कि ऐसा हो कि कोई जीन यहाँ से वहाँ जाए और उसका क्या इम्पैक्ट हो, वी डोंट नो। इट इज़ समथिंग विच वी डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अपनी शरीर को ही आप देख लीजिए कि एक छोटा सा अगर समझ लीजिए कोई नस यहाँ से वहाँ हो जाए तो आदमी लाइफ के लिए डीकैपेसिटेट हो जाता है, राइट? तो वी डोंट नो, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट हैव एडिक्वेट डेटा, देयर इज no scientific consensus, so it is very risky, it is fraught with huge risk. We are not putting just our generation at risk, but आगे की जनरेशन भी रिस्क पे, हम लोग उसको भी रिस्क में डाल रहे हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की हमने बात की। फिर वो कहते हैं जैसे मैंने कहा कि भाई जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, सपोर्टर हैं, वो कहते हैं हम लोग ऑलरेडी जीएम ऑयल खा रहे हैं, जीएम फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई जो जीएम फूड बनते हैं, उत्पादन जो भी होता है, सिर्फ सेलेक्ट कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे कॉरपोरेट ग्रीड बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट मोटिव बहुत ज़्यादा है। तो यूएस हो गया आपका, ब्राज़ील, ये सब देशों में इनका, यूएस तो चलिए ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रीड है ऐसा ये लोग कहते हैं। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन सब जगहों पे अभी भी इवॉल्व नहीं हुआ है। जो बायो सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, साइंटिफिक कॉन्सेंसस होना चाहिए, तो इवॉल्व नहीं हुआ है। उसका फ़ायदा ऐसी कंपनियां उठा रही हैं जो जीएम सीड्स बना रही हैं, जीएम क्रॉप्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जहाँ पे एकदम हाई लेवल का रेगुलेशन अवेलेबल है, लाइक यूरोप हो गया, जापान हो गया, तो वहाँ पे इन फूड्स पे बैन है। यूरोप देखिए, यूरोप has always been, in recent years it has always been at the forefront, at the center of protecting human rights, human privacy। अभी भी देखिए जो टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जो डिबेट चलती है, तो यूरोप में बहुत मैंने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, फेसबुक पे, गूगल पे, कि भाई आप प्राइवेसी को इन्वेट नहीं कर सकते। इट इज़ कंसिडर टू बी एट द फोरफ्रंट, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ इश्यूज पे भी देखिए एक सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है, टेक्निकल कमिटी है एक, इसने भी ये कह के रखा है कि इसको इंट्रोड्यूस मत कीजिए, डोंट इंट्रोड्यूस इट, बिकॉज इसके एडवर्स ह्यूमन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमिटी है, एक्सपर्ट्स की कमिटी है, वो कह रहा है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी कुछ हैं, वो भी कह रही हैं कि नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा इनके अपोनेंट्स का कहना है। ब्रिटेन में 2000 में वहाँ की गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि जो जीएम क्रॉप्स था, वहाँ पे जो रैपसीड की क्रॉप्स हैं, ये भी एक क्रॉप होता है, उस पे उनका इन्वेशन हुआ। जबकि ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो इसके सपोर्टर हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, किंतु ऐसा हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने एडमिट किया। तो जैसे वही प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यही है ना भाई, कि हमको ऐसा लग सकता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हो सकता है कि हमको ऐसा कुछ ना पता हो जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हो, हमको ना पता हो। ऐसा हमको मान लेते हैं 100 चीज़ें हैं, हमको 97-98 चीज़ें पता हैं और सब सपोर्ट में है, लेकिन एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको पता नहीं है, या उसके बारे में पता है लेकिन हमको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, और हो सकता है ये एक दो चीज़ें बहुत बड़ा इकोलॉजिकल एंड हेल्थ इशू क्रिएट करें। तो इस पे हम सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। भले आप कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव सोच है, बट हियर यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन लाइफ, यू आर डीलिंग विद द इकोलॉजी। इसके अपोज में भी देखिए जो इसके सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं। देखिए ऐसे डिबेट होते रहता है, और एक सिविल सर्वेंट को दोनों पक्ष जानना आवश्यक है और फिर एक निर्णय लेना है। इसके सपोर्टर क्या कहते हैं, फिर तो भाई कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भी
हाइब्रिड क्रॉप थे, जीएम क्रॉप्स नहीं थे, बट वो भी हाइब्रिड थे, ठीक है। उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कहा जा सकता है कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके हम मैंने इसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे तो हर चीज़ का आप विरोध करेंगे तो कोई नई चीज़ हो ही नहीं सकती, इनोवेशन हो ही नहीं सकता है, ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, ह्यूमन एडवांसमेंट हो ही नहीं सकता है। आप बोलेंगे हम ये चीज़, चलिए इस पे हमने डेटा लेके आए इस एस्पेक्ट पे जिस पे आप प्रश्न उठा रहे थे, फिर आप नया बोलेंगे कि नहीं इस पे भी हमको डेटा दो, इस पे भी हमको डेटा दो, तो इनोवेशन हो ही नहीं पाएगा। अभी आज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया सीरियल्स को और कॉटन का मेजर एक्सपोर्टर है। $50 बिलियन का कुछ तो ट्रेड होता है, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी नहीं पता है, बट वी आर अ मेजर मीन्स एग्री एक्सपोर्टर्स। तो ऐसे हो ही नहीं पाएगा, हमारे किसानों की आय बढ़ेगी ही नहीं, आप उनके अगेंस्ट हो। तो ऐसे डिबेट चलते रहता है। और क्या कहते हैं जो इसके अपोनेंट्स हैं, उनका और क्या कहना है भाई कि जो जीएम मस्टर्ड जिन लोगों ने ये किया है, डेवलप किया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनकी टीम ने किया है। तो उन्हीं लोगों ने ये इवॉल्व किया कि भाई टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, जो भाई माने कहने का क्या अर्थ है कि चलिए मैं वैक्सीन बना रहा हूँ और मैं ही बता रहा हूँ कि इसकी टेस्टिंग कैसी होनी है। आप ये चीज़ टेस्ट करोगे, आप ये चीज़ टेस्ट करोगे, आप ये चीज़ टेस्ट करोगे, आप बाकी चीज़ें टेस्ट नहीं करोगे। होना क्या चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को करना चाहिए प्रोटोकॉल। जो GC मैंने बताया ना, GEAC ने अप्रूवल दिया, तो इसी टेस्टिंग प्रोटोकॉल पे दिया जो इसके डेवलपर्स थे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प नहीं ली गई है, और जो बायोसेफ्टी डेटा है वो भी पब्लिक फोरम में नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है कि उसको और लोग उसको एनालाइज कर सकें। जो और एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हों, प्रोफेसर्स हों, साइंटिस्ट हों, उसको एनालाइज कर सकें डेटा को, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई GEAC में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो ये सब तो चलते रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। तो मोटा मोटी ये है, ये जो अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं भाई कि इसके बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। हाँ, एक और इनका कहना है भाई कि जो नॉन GM क्रॉप्स हैं वो भी आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर माने फर्टिलाइज़र पॉलिसी हो, इरिगेशन पॉलिसी हो, साइंटिफिक आप इनपुट दें किसानों को। इसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए GM क्रॉप्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही सब कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की। आशा है, देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, पक्ष में भी विपक्ष में भी, सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रहने वाले, किसी को नहीं याद रहने वाले हैं, ठीक है। आपको करना क्या, आपको समझना है, मोटा मोटी इशू आपको समझना है। आप हो सकता है इसके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स भी ऐसे शॉर्ट में आपको बनाने हैं, मुश्किल से 10 लाइन्स के, मोटा मोटी आप समझ लीजिए क्या है। और आप ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप उत्तर लिखिए, आपको अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे, अवश्य। आप ऐसे मत सोचिए कि आपको इम्प्रेस कर देना है छोटी छोटी चीज़ें बता के। इस जैसे कि इस क्रॉप का नाम है DMH11, सीड का नाम है DMH11, तो इसके बारे में चलिए पता है, अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो भी ठीक है। अभी कुछ लोगों को क्या लगता है मुझे DMH का फुल फॉर्म भी पता रहना चाहिए, इट इज़ नॉट नीडेड। इतनी UPSC के लिए तो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है कि आप कर ही नहीं सकते अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जाएंगे। बहुत सारे लोग फिर ये एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कितना हुआ पिछले साल, कितना कितना मेट्रिक टन हुआ, कितने डॉलर्स का हुआ, किस देश से हुआ, ऐसे भी वीडियोस हैं, ठीक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड एट ऑल। आप मोटा मोटा समझिए, UPSC इज नॉट
मीन्स इट्स नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि आप पीएचडी का डिसर्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में एकदम माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए, दैट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। धन्यवाद।